उधर दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मूणक नहर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नहर के किनारे सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। सोनीपत के मूणक नहर पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जाट नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोनीपत में पुलिस और प्रशासन ने जाटों के आंदोलन की चेतावनी से निपटने की तैयारी के लिए कमर कस ली है। पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियां सोनीपत पहुंच चुकी हैं। इनमें से एक कंपनी को मूणक नहर पर तैनात कर दिया गया है, जबकि पुलिस की 4 कंपनियां भी तैयार हैं। जिला प्रशासन एक तरफ जाट नेताओं से बातचीत करके शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, वहीं पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि रेल और रोड यातायात को प्रभावित न होने दिया जाए। जो 5 जून को जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, उसमें सभी नेताओं से हमारी बातचीत हो चुकी है और हो रही है। लगातार सभी जो गुट है, सभी जो वर्ग है, उनसे बातचीत जारी है और सभी की तरफ से यही आश्वासन हमें मिला है कि किसी भी प्रकार का धरना या किसी भी प्रकार का आंदोलन इसमें नहीं होगा। झज्जर में भी केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जिला पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने का दावा कर रही है। एसपी के मुताबिक कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बार बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसके अधीन खास करके जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी राइटिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजर जो धरना ऑर्गेनाइज करता है या कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देता है, तो उसके ऑर्गेनाइजर्स और जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं झज्जर जिला प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। वहीं पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ झज्जर से संजीत खन्ना, जी मीडिया। आरक्षण की मांग को लेकर जाट एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं और आने वाली 5 जून को जाटों ने धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। और इससे पहले जाट समुदाय के लोगों ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास का घेराव किया। दिल्ली में जाटों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके मांगे पूरी नहीं किए जाने पर चेतावनी दी है। आरक्षण पर रोक से नाराज जाट समुदाय के नेताओं और लोगों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया है। एक तरफ 5 जून से आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की गई, तो दूसरी तरफ जाटों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान जाटों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर वादे से पलटने का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किए गए युवकों को रिहा किया जाए और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। मेरे को वादा किया था, अब मैं आरक्षण दूंगा। जब हमने आंदोलन खत्म किया था, ये क्या कर दिया, हमारा आरक्षण फिर खत्म कर दिया और हमारे नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। हमें किसी आदत भी आरक्षण चाहिए। जेल में जो हमारे बच्चे हैं वो रिहा होने चाहिए और 2 बच्चे हमारे शहीद हुए थे, उनको 10-10 लाख रुपए और उनके जो है बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जाट नेता आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो जाट चुप नहीं बैठेगा। ये आंदोलन 13 राज्य का है। होश में हो, कुर्सी जब रहेगी जब हम कुर्सी को रखना चाहेंगे। ये नई दिल्ली जो है जाटों की एरिया बसी है, हम इसकी रजिस्ट्री भी चेक करेंगे किसके पास। आरक्षण की मांग को दोहराते हुए जाटों ने पिछले आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग की है। आंदोलन में कोई हिंसा न हो, इसलिए जाट समुदाय ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। साथ ही पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करने का ऐलान किया गया। दिल्ली में जाटों ने बैठक करके फिर से हुंकार भरते हुए सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ 5 जून से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगते ही जाट नेता सक्रिय हो गए हैं। इस बाबत दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि 5 जून से जाट समुदाय फिर से धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए, जिसमें जाटों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेना, मरने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद देना शामिल है। ये आंदोलन
आरक्षण से ज्यादा ये उन मांगों को लेके हैं जो 22 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह जी से बात करके और वादा किया था कि जाट आरक्षण मिलेगा और उसके बाद जो मुकदमे दर्ज है वे वापसी होंगे, जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो घायल हुए उनको मिलेगा और जो सांसद सैनी पे कार्रवाई होगी। पिछली बार की तरह हिंसा न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जाटों ने रणनीति में बदलाव किया है। इस बार गांव के नजदीक पड़ाव डाले जाएंगे ताकि कोई बाहरी तत्व हिंसा को हवा ना दे सके। साथ ही किसी भी हाल में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने की अपील की गई है। ये हम लोग जिम्मेदारी हमारी है, सब लोगों को ये कहा कि कोई भी अपने धरने पे हिंसक कार्रवाई की बात न करे, कोई भी अपने धरने पे शांति बनाए रखने की बात करे। जाटों ने इस बार रणनीति बदलते हुए हरियाणा के गांवों के नजदीक धरने की योजना बनाई है ताकि धरने में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करके शांति भंग न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना कि आरक्षण के नाम पर सियासत करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त लहजे में कहा कि जाट आरक्षण पर राजनीति करने वाले पार्टी या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री खट्टर ने विकास रैली में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाडवा हलके के नवनिर्माण पर 150 करोड़ की राशि खर्च करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासत करने वालों को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण की मांग पर राजनीति करने वाले किसी भी संगठन या पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समाज को तोड़ने के लिए बहुत सी शक्तियां काम करती हैं। कोई क्षेत्रवाद के नाम पर, कोई आरक्षण के नाम पर, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई अमीर गरीब के नाम पर, पढ़े लिखे अनपढ़ के नाम पर पता नहीं कितने भेद इस समाज में खड़े किए गए हैं। किसी भी कीमत पर हरियाणा को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी संगठन होगा, कोई भी पार्टी होगी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, भाइयों बहनों, रोहतक, झज्जर, हिसार, सोनीपत समेत कई जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियों को बुलाए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। सीएम खट्टर ने कहा कि रोहतक में अर्धसैनिक बल, पुलिस और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर मंगवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद सूबे में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र से रुकेश रुखीला के साथ कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई पहली बार फरीदाबाद में अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर कुलदीप ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव हालांकि दूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उनकी दावेदारी पक्की रहेगी। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में सीएम की दावेदारी का दावा ठोक दिया है। सीएम बनने का सपना देखते देखते चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। ऐसी ही कहानी कुलदीप बिश्नोई की है। पहले अलग पार्टी बना ली, बीजेपी से हाथ मिलाया, लेकिन दाल नहीं गली। फिर वापस कांग्रेस में लौट आए, लेकिन सीएम पद की दावेदारी पर कायम है। बिश्नोई कहते हैं कि फैसला राहुल गांधी करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में सीएम पद पर उनकी दावेदारी तो रहेगी ही। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला राहुल जी करेंगे, लेकिन दावेदार जरूर हूँ मुख्यमंत्री का। मैं दावेदारी रहेगी, दावेदार तो रहेगी, राजनीति दावेदार तो रहेगी हमारी। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ जांच के सवाल पर बिश्नोई का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद जांच के लिए तैयार हैं और सरकार को जांच करानी चाहिए, लेकिन अगर वो पाक साफ निकले तो सरकार को माफी मांगनी होगी। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर हुड्डा साहब ने खुद भी इस बात पे कहा है कि भाई अगर मैंने गलत किया है तो सरकार इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई बताए, तो मैं इस बात पे हुड्डा साहब का समर्थन करता हूं कि सरकार इन्वेस्टिगेट करे। अगर हुड्डा साहब ने किसी भी आदमी ने गलत काम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। गलत नहीं किया है तो सरकार इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे माफ़ी मांगे। कुलदीप बिश्नोई के इस दावे ने पहले से ही गुटबाजी का सामना कर रही हरियाणा कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा कर दी है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का दावा है कि कांग्रेस एकजुट है और आगे भी पार्टी इसी तरह से काम करती रहेगी। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर कुलदीप बिश्नोई का दावा है कि कांग्रेस एक है और सभी मिलकर लड़ेंगे।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम हुड्डा के मतभेद जगजाहिर हैं। इसके अलावा एक दो धड़े और हैं। पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि मेरी कांग्रेस एकजुट है और सभी राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर लड़ेंगे। मेरी सोच में कांग्रेस सिर्फ एक है, वो राहुल गांधी कांग्रेस है और हम सबके सब राहुल गांधी के सिपाही हैं, राहुल जी के, और साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि बिश्नोई ने मौके पर चौका जरूर जड़ दिया। उनका कहना है कि वो तंवर और हुड्डा दोनों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जरूरत पड़ी तो दोनों के बीच ब्रिज का काम करने को भी तैयार है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं किसी गुट में नहीं हूँ। मेरे को अगर हुड्डा साहब बुलाएंगे तो मैं उनके फंक्शन में भी जाऊँगा, मुझे तंवर साहब बुलाएंगे तो मैं उनके फंक्शन में भी जाऊँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर किसी प्रकार की किसी नाराज़गी है आपस में लीडर्स की, तो उनका एक ब्रिज बनने का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके साथ उनको किसी के एक ग्रुप में, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँ। बिश्नोई का कहना है कि अगर हुड्डा और अशोक तंवर के बीच उन्हें ब्रिज की भूमिका निभानी पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के युवाओं को सही राह मिल सके और वो एक उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हों, इसके लिए प्रदेश सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। ऐसा ही एक कार्यक्रम इन दिनों जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से जम्मू कश्मीर सरकार इन दिनों शेरे कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम पर फोकस कर रही है। मोदी सरकार की स्टार्टअप स्कीम के नक्शे कदम पर चलते हुए जम्मू कश्मीर सरकार भी युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है। इसके तहत सूबे में शेरे कश्मीर रोजगार कल्याण स्कीम चलाई जा रही है, जिससे सूबे के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। कठुआ जैसे जिले में भी इसे लेकर लोगों में उत्साह है। उन्हें बाकायदा बताया जा रहा है कि वो किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें धन भी उपलब्ध करा रही है। सर, हमें JKDI जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके थ्रू हमें जो 10 क्लास तक है उनको 4 लाख रुपीस लोन दिया जा रहा है। जो 10+2 तक है उनको अप टू 8.5 लाख तक, और उसके अबव जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएट उनको 25 लाख तक लोन दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो हमें 21 दिन की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें हमें हर एक चीज़ बताया जाता है कि हम कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम क्या क्या मतलब हमें अपने बिजनेस को चलाने के क्या क्या हमें करना है। अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वो आत्मनिर्भर होने के साथ बाकियों को भी रोजगार मुहैया करा सकें। जो लोग अपना वेंचर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनको क्या माली इमदाद हम दे सकते हैं, क्या फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से है, हम उनको और क्या दे सकते हैं, हैंड होल्डिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं, ट्रेनिंग के दौरान हम उनको क्या बता सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम उनको वहाँ जाके जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सूबे की सरकार की इस पहल का प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है। इसके तहत उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के साथ साथ अपना काम शुरू करने में मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के दावनगिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के दावनगिरी में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उज्ज्वल स्कीम का उद्घाटन किया, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विकास पर्व रैली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उन लोगों को नमन करते हैं जो कष्ट उठाकर उनकी रैली में आए। देश बदल रहा है, उस बदलाव में गति देने के लिए आए। मैं इसलिए आपका हृदय से बहुत 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 आभारी हूँ। पीएम ने बीते 2 सालों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का भाग्य बदलने के लिए आप खुद सुझाव दें, ताकि हम सब मिलकर देश का भाग्य बदलने की दिशा में काम कर सकें। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार देश के हर तबके को उन्नत होते हुए देखना चाहती है। एक साथ इतने सारे विषयों पर काम चालू हुआ हो और इतनी तेज गति से चलता हो, वो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्रजातंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन जनादेश से चुनी हुई सरकार को अपनाने से परहेज करते हैं। 4 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्रा अफगानिस्तान से शुरू होगी। पीएम मोदी अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा पर रवाना होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून से 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस बीच स्विट्जरलैंड के दौरे पर पीएम स्विस राष्ट्रपति से काले धन के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। आगामी 4 जून को प्रधानमंत्री अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा अफगानिस्तान से शुरू करेंगे, जहां वो भारत की आर्थिक मदद से तैयार किए गए सलमा डैम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम की यात्रा का अगला पड़ाव कतर होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। स्विट्जरलैंड में पीएम वहां के राष्ट्रपति जोहान समेत स्विस नेताओं से चर्चा करेंगे। पीएम स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन का पता लगाने के लिए उनसे सहयोग भी मांग सकते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी 7 जून को अमेरिका और फिर वतन वापसी से पहले मेक्सिको जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने देश का काला धन वापस भारत लाने संबंधी बात कही थी। काले धन के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड का दौरा प्रधानमंत्री की कोशिशों के लिए अहम साबित हो सकता है।